तो नया चैप्टर कौन सा है? नया चैप्टर है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। एक यूनिट है आपको, उसमें दो चैप्टर्स है। एक है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स जो है वो, और फिर उसका बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस, ऐसे दो चैप्टर है। अब जैसे कि हमने मोलेकुलर बायोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें कुछ बातें आई थी, जैसे कि याक, बैक, ऐसे आया था ना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये जो प्लाज्मिड का यूज होता है एज ए वेक्टर, या इवन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो सर्कुलर डीएनए होते हैं उनमें जो ओआरआई साइट होती है ना, उसमें बहुत बड़ा मतलब रोल होता है ओआरआई साइट का जब हम लोग प्लाज्मिड्स के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे, चलो देख लेते हैं बच्चों। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो अभी के सिनारियो है उसके हिसाब से, जिस तरह से एनडीए के पेपर आ रहे हैं उसके हिसाब से ये चैप्टर सब इम्पोर्टेंट है। इनके पहले बहुत क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से पूछते हैं। तो अगर आप ये चीज देख पा रहे होगे तो ये क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाओ। मैंने आपको मोलेकुलर बायोलॉजी में एक आपको चीज बताई थी, वो क्या थी पता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, बराबर। और उसमें मैंने कहा था कि यार मैं इथिडियम ब्रोमाइड डालूंगा ना, तो अल्ट्रावायलेट रेज में मुझे ये ऑरेंज कलर के ऐसे बैंड दिखाई देते हैं। हेलो, दिख रहे हैं क्या आपको? हेलो, है ना, ये जो बैंड दिखाई दे रहे हैं ये ऑरेंज कलर ऐसे। तो आर एफ एल यस पी के सर। बारे में हमने बात की थी, आर एफ एल पी, रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये वही चीज है बच्चों, ये वही है। अब ये दिखता है हमें, मतलब ये हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे लिया सॉदर्न ब्लॉटिंग। सॉदर्न ब्लॉटिंग करने के बाद में उसमें रेडियो एक्टिव प्रोब लगाया और फिर उसको ऑब्जर्व किया, तो वो तो बाद भी वाली बात है। ये तो डायरेक्ट आपको जेल के ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड डाल के उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज में आप इसको देखोगे, तो इस तरह से बेटा आपको चीजें दिखाई देती है। तो चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो जब भी हम टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या क्या प्रिंसिपल्स के ऊपर वो काम कराते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये तो आगे बढ़ाओ इसको यार। ओके, चलो चलो चलो। हाँ, तो देखो हमारे हमारे पास में जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जिसको हम अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, बीटा हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो बायोटेक्नोलॉजी इसी से रिलेटेड है। क्या हम इस डीएनए में कुछ चेंजेस कर सकते हैं? क्या हम इसमें कुछ म्यूटेशंस करा सकते हैं? क्या हम ऐसे कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे डीएनए के या आरएनए के यूज से हम लोग बहुत सारी चीजों को बदल दे, अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ करें? तो उसी को बेटा हम, है ना, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स। या तो हम बैक्टीरिया यूज करें, लाइव ऑर्गेनिज्म यूज करें, और देयर एंजाइम्स या उनसे मिलने वाले एंजाइम्स को यूज करें फॉर द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू द ह्यूमंस। अब हमारे लिए जो फायदा है, हम चाहते हैं कि हमें जो भी खाने की चीजें मिले, हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो। अब ये सब करने के लिए हमें मेडिसिन मिले, ये सब करने के लिए हम लोग या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं या तो हम उनसे मिलने वाले एंजाइम्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में सिंपलेस्ट अगर एग्जांपल आपको दूं, जो हमारा एकदम ट्रेडिशनल वे में हम लोग करते हैं, कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। यू नो इट, ठीक है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है। उसके लिए हम लैक्टोबैसिलस का इनोकुलेशन यूज करते हैं। मतलब डायरेक्टली बैक्टीरिया तो यूज कर रहे हैं। हेलो, isn't it? We are using a bacteria to convert the milk into the curd, isn't it? यही तो बायोटेक्नोलॉजी है। अब ये आज अगर हम देखेंगे तो आज हम इसको बहुत बड़े अलग लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी समझते हैं। तो हम उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल्स यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं ना। अभी यहाँ पे आता है, हमारी एनसीईआरटी कहती है यूरोपियन फेडरेशन, ये सब कुछ एनसीईआरटी के लाइन से, बाहर कुछ नहीं, बाहर से कुछ ज्यादा आता नहीं है। इनके अंडरस्टैंडिंग पे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB डिफाइंस बायोटेक्नोलॉजी एज, उनकी अलग डेफिनेशन है, बढ़िया वाली डेफिनेशन बनाई उन्होंने। उन्होंने क्या क्या इसमें इन्वॉल्व किया, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। देखो नेचुरल साइंस मतलब फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, सब होगा, जो भी नेचर से रिलेटेड हम लोग साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है उनके साथ अभी साइंस के सारे लॉज लगाते हैं। या तो सेल्स या तो पार्ट्स देयर ऑफ, मतलब सेल्स के ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गन्स ले लो, ऑर्गेनिजम्स ले लो, ऑर्गेनल्स ले लो, एंड मोलेकुलर एनालॉग्स, मोलेकुलर एनालॉग्स मतलब ठीक है एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये सब जो भी मोलेकुलर चीजें हैं, लैक्टोज, एलोलैक्टोज, व्हाटएवर है ना। तो ये सब बेटा हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमें चाहिए प्रोडक्ट्स, हमें चाहिए सर्विसेज, तो ये सब के लिए बेटा हम लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए हम है ना नेचुरल साइंसेस का यूज है ना अप्लाई एप्लीकेशंस करके उनके प्रिंसिपल्स को समझते हैं। फिर बेटा वो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, सेल के लेवल पे, या तो ऑर्गेनल्स के लेवल पे, या तो बेटा उसके जो अंदर के मोलेकुलर लेवल है वहां पे जा करके हम उसको अप्लाई करते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट्स मिले, ताकि हमें सर्विसेज मिले। इतना ही बायोटेक्नोलॉजी है अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है क्या? यस सर। तो ये है बेटा डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारी लाइंस हैं। नाउ अब थोड़ा ध्यान देते हैं। अब देखोगे सर ये बायोटेक्नोलॉजी किस चीज से डील करता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप तो बोल तो रहे हो, बट एक्चुअली क्या प्रोडक्ट क्या सर्विसेज ये तो बताओ। कैसी प्रोडक्ट्स, कैसे सर्विसेज, है ना। तो चलो नंबर 1 यहाँ पे आता है माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेसेस, जैसे मेकिंग कर्ड, मेकिंग ब्रेड, मेकिंग वाइन, ये सब फर्मेंटेशन वगैरह यूज करते हैं हम लोग। सो माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेसेस हम लोग यूज करते हैं, मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन, ये सब बराबर। दूसरा क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यार टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब यार जीन आइसोलेट नहीं करना पड़ता, सेल आइसोलेट करो, उसका कल्चर करो, है ना, उसके लिए प्रॉपर एंजाइम्स बनाओ, हार्मोन्स बनाओ और उसको बेटा प्रॉपर मेंटेन करो, ये भी तो टेक्नोलॉजी है। दूसरा सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ ए जीन, हम आर्टिफिशियली जीन्स बना सकते हैं, उनका सिंथेसिस कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन, अभी आप देख सकते हो अभी कोरोना के अगेंस्ट बेटा आरएनए वैक्सीन बनाए गए हैं, डीएनए वैक्सीन बनाए गए हैं। डायरेक्टली हम लोग डीएनए के लेवल पे वैक्सीन बनाना शुरू करते हैं, ऐसा आरएनए बनवा लेते हैं, ऐसा डीएनए बनवा लेते हैं जो कि हमारे लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करा सके, एंटीबॉडीज इंड्यूस करा सके हमारे बॉडी में जाकर के। सो दैट इज व्हाट द पॉसिबल थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, अगर किसी भी इंसान में जेनेटिक डिसऑर्डर है, अब ये क्यों होगा जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑब्वियसली उसमें जो जीन्स है उनमें म्यूटेशन हुआ है, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आए हैं, तो ये डिफेक्ट अगर है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्ट करने की कोशिश करना, ये हम लोग मेडिसिनल लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बेटा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का तो ये सबसे बड़ा एम भी है ना, हमने पढ़ा भी तो है। तो ये सब करने के लिए हमें टूल्स चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बस बोल दो, कथा थोड़ी है, ठीक है, मन में आया कुछ भी बोल दिया, तो दैट इज नॉट द। तो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आप एनिमेशन जो आपके बाजू में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी दिख रही है, CRISPER, है ना, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। अगर आप कभी क्रिस्पर के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिमिटेड रखते हैं, एनसीईआरटी लेवल तक हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि क्या प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोर टेक्निक्स इसकी एक्चुअली क्या है ना, जो कि हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न दही से दूध, दूध से दही बनाना, ये कोई मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, ये ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल थिंग है, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड्स है, परंपरागत प्रोसेसेस है, ठीक है ना। क्या आपको ये पता है कि बायोगैस बनाना, जिसको गोबर गैस भी बोलते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी,
yes, it is also biotechnology. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मतलब सीवेज का ट्रीटमेंट करना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। हम लोग सिर्फ एकदम ये सोचे कि डीएनए को ही कट करना है, ये करना है, क्लोन बनाना है, दैट इज नॉट द बायोटेक्नोलॉजी ओनली। हेलो, बड़े बड़े फर्मेंटर्स हम लोग बनाते हैं टू प्रोड्यूस लार्ज स्केल अमाउंट ऑफ द एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स एंड ऑल, दैट इज आल्सो बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी या टूल्स जहाँ पे एक साथ मर्ज होते हैं वही है। तो इसलिए हम इसको दो हिस्सों में देखेंगे, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस। मान लेते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू वन सिंपल थिंग, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस इंसुलिन in large quantity. Now, how you will produce the insulin in large quantity? Number one, first thing, you have to introduce the gene of insulin into the bacteria. अब ये आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब जैसे ही आपने सक्सेसफुली इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, ह्यूमन का जीन है इंसुलिन का, वो अपने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दिया, तो इससे हो जाएगा क्या? इससे हो जाएगा काम खत्म हो गया क्या? नहीं, इससे तो शुरुआत हुई। अब हमने तो बड़ा अचीवमेंट कर लिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ली, हमने डीएनए को मॉडिफाई कर दिया, बैक्टीरिया में डीएनए को मॉडिफाई कर दिया, उसके डीएनए में हमने हमारा जीन डाल दिया, बहुत बढ़िया। बट मुद्दा आता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें बड़े बड़े फर्मेंटर्स डिजाइन करने पड़ेंगे, ठीक है, बराबर है, फर्मेंटर डिजाइन करने पड़ेंगे। उन बैक्टीरिया के लिए प्रॉपर बेटा एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा, उनके लिए स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेगी, और ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि है ना, वो एक्चुअली बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करके हमें इंसुलिन बना करके दे दे। तो बेटा ये है मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस। तो बेटा दोनों ही चीजें हमें देखनी पड़ती है, ये कि नहीं कि बस ये एक बार डीएनए डाल दिया हो गया हैप्पी, ऐसा नहीं होता। ये तो हाफ काम है, आधा काम ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में लिखा है द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए इज केमिकली अल्टर्ड, उसको अल्टर ही कर देते हैं, एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया टू चेंज द फिनोटाइप। तो हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, जैसे हम बीटी ब्रिंजल कहते हैं, बीटी कॉटन कहते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, बैक्टीरिया से एक जीन निकाला और कॉटन में डाल दिया, बैक्टीरिया से जीन निकाला ब्रिंजल में डाल दिया, ये होस्ट में डाल दिया। ये जो है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इससे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनवा लेते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनवा लेते हैं, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स बनवा लेते हैं। ट्रांसजेनिक मतलब जिनका जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया, ठीक है। दूसरा आता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। इट इज नेसेसरी इन केमिकल इंजीनियरिंग और ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब्स, उसको ग्रो करना है यार माइक्रोब, या तो यूकैरियोटिक सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में हमें माइक्रोब्स, यूकैरियोटिक सेल को है ना, या ईस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स को हमें लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो करना पड़ेगा फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। और प्रोडक्ट क्या है बेटा, एक इंसान को देके थोड़ी चलेगा, ठीक है, सारे पॉपुलेशन को देना है और बार बार देना है, तो यार प्रोडक्शन का उतना लेवल भी तो होना चाहिए। तो बात तो समझ में आती है। कोर टेक्निक मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी कैसे बताती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक है, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस बाय केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। हेलो, आगे बढ़ते हैं। नाउ 3 बेसिक स्टेप्स है। अब अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, इसको इस चैप्टर को हम लोग वैसे ही 2 हिस्सों में बांट चुके हैं। पहला फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकंड वन इज इट्स अ मेंटेनेंस, दैट मींस द केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। सो ये 2 चीजें हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं। नंबर 1, इसमें अब जब हम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो हम 3 बेसिक स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप्स दिए गए हैं। पहला क्या है? पहला है कि आप एक्चुअली कौन से जीन का है ना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। अब आपको पहले तो पता लगाना है कि आप
तो जो डीएनए चाहिए, जो जीन चाहिए, जो फंक्शन चाहिए, जो सर्विस चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, वो कौन से डीएनए से मिलेगा? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स है। एक बढ़िया प्लांट लिया, दूसरा बढ़िया प्लांट लिया, उनका हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक लीड टू द इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन एंड डिजायरेबल जीन। बट होता क्या है, जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम लोग, है ना, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हमें दिख रहा है कि यार ये प्लांट बहुत बढ़िया फ्रूट्स आते हैं इसको, दूसरा प्लांट यार इसको बहुत बढ़िया कलरफुल फ्लावर आते हैं, चलो इनको मिला देते हैं, ऐसा करके आपने कर दिया। बट आपने देखा सिर्फ उसका फ्रूट और उसका फ्लावर, बट यार बाकी की भी तो कैरेक्टर है। अगर आप दोनों प्लांट को क्रॉस कर रहे हो तो उसमें जो जो आपको चाहिए वो भी कैरेक्टर आ सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो भी आते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से जो है उतना बेनिफिट हो नहीं रहा। हमने क्या किया, है ना, बढ़िया फ्रूट चाहिए ना, तो फ्रूट में बढ़िया क्या है भाई, उसका डीएनए आइडेंटिफाई कर, उस डीएनए में वो जीन्स आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प्स टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली डिजायरेबल जीन। नॉन डिजायरेबल जीन से हम लोग पे मतलब ही नहीं रखते। जो काम का डीएनए का टुकड़ा है उतना ही लेंगे बेटा, बाकी तो फेंक देंगे, चलो बेकार है। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? Yes, हेलो। sir. दूसरा, now यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब आपने आइसोलेट तो कर लिया, मान लिए किसी प्लांट से अपने वो डीएनए डीएनए आइसोलेट कर लिया। अब सिर्फ आपको आइसोलेट करने से होगा नहीं, उसको आपको मल्टीप्लाई कराना है ना। तो अ पीस ऑफ डीएनए कैन नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ, खुद से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। तो इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सो इट इज इंटीग्रेटेड इनटू रेसिपिएंट जीनोम। तो हम लोग किसी बैक्टीरिया में डाल के उसका एम्प्लीफिकेशन करा सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इट मल्टीप्लाइज एंड इनहेरिट्स अलोंग विद द होस्ट डीएनए। तो जितना बेटा वो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा, उतना ही हमारे जीन की भी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। मतलब फिर उसको मेंटेन करो, उस बैक्टीरियल कल्चर को, है ना, मेंटेन करो, और तब तक मेंटेन करो जब तक आप वो डीएनए किसी प्रॉपर प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं कर देते। आपको जहां भेजना है वहां भेजते नहीं, तब तक उसको कल्चर करो, उसको मॉडिफाई करो। तो इस तरह से हम लोग बेटा स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा जो है मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है ना। जीओएम बोलते हैं, जी मतलब जीएमओ बोलते हैं, सॉरी, जीएमओ दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, या तो हम कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, एनिमल्स, या हम लोग उनको कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, तो जिनका जेनेटिक मेकअप हम बदल देते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है, उनको हम जीएमओ ये वर्ड यूज करते हैं। एनीवे, सुनना, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से थोड़ा बेटा ये क्रिटिकल। अभी तो जो भी था एकदम जनरल जनरल बातें बोली हमने, एकदम जनरलाइज था ना, है ना। अब यहाँ पे हम टिपिकल बातें पे आते हैं, रियल टेक्निक्स की बात आती है बेटा। तो सबसे पहली चीज, पहले तो आपको आइसोलेशन करना है, होस्ट में डालना है, ये सब, ठीक है। बड़ा पहला पॉइंट है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ से आया, किससे बना है। तो यहाँ पे आपको दो साइंटिस्ट के नाम दिख रहे हैं बेटा, एक का नाम है स्टैनले कोन और दूसरा है हार्बर्ट बोयर। ठीक है, दो साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। First recombinant DNA was emerged by linking a gene of antibiotic resistance with a native plasmid of the Salmonella typhimurium. अब ये चीज क्या है सर, ये क्या बोल रहे हो आप, ये क्या बोल बात कर रहे हो आप, ये क्या है, क्या बोल क्या रहे हो। देखो,
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या होता है यार? ऐसा जीन जो किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है ना। अगर मैं चाहूँ तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये कह दूँ, यहाँ पे अगर मैं एक बैक्टीरिया ड्रॉ कर दूँ, ये है बेटा बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के अंदर इसका मेन डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए, ये है साल्मोनेला बैक्टीरिया, और इसके अंदर इसके पास छोटा सा प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है। ये है प्लाज्मिड, जो छोटा सा प्लाज्मिड बना है ना। ये जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है, जो है ना टाइफीम्यूरियम, जो टाइफाइड कॉज कराता है, इसके अंदर अभी इसको एंटीबायोटिक से मारोगे ना, मर जाएगा ये। एंटीबायोटिक देवे तो मर जाएगा, बचेगा नहीं, ठीक है ना। आपने क्या किया, एक दूसरा बैक्टीरिया है यहाँ पे, इस बैक्टीरिया में उसी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। आपने क्या किया, ये जीन निकाला इस बैक्टीरिया से, ठीक है, आइसोलेट किया, उसको कट किया, और इसको है ना, इसमें एक ऐसा प्लाज्मिड बना दिया, एक ऐसा प्लाज्मिड बना दिया जिसमें आपने वो रेजिस्टेंट जीन अटैच करा दिया, ठीक है, और इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो क्या बेटा अब ये वहां पे सरवाइव करेगा? तो आंसर है यस, इन्होंने यही किया। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ये जो था, सॉरी, तो जो साल्मोनेला टाइफीमोरियम नाम का बैक्टीरियम है, इसमें जो हमने एक्चुअली जो मॉडिफाइड प्लाज्मिड बना करके डाला, उसको ही हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्चुअली क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास में एक नॉर्मल सा प्लाज्मिड है, उसको आप जो दूसरा आपके पास डीएनए है उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दो तो बन जाएगा, रिकम्बाइन कर दो। इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, या आरडीएनए ऐसा वर्ड हम लोग यूज करते हैं। वो यूज वर्ड है आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब ही होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या था बेटा, उसमें मेन तो प्लाज्मिड है, और जो आपने जो जीन आइसोलेट किया था वो इसके साथ जोड़ दिया इस तरह से, तो ये बन गया बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसी को आप साल्मोनेला बैक्टीरिया के अंदर डाल दो। तो ये काम स्टैनली कोहेन और हार्बर्ट बोयर ने किया है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज इमर्ज्ड बाय लिंकिंग, किसको लिंक किया, अ जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ द साल्मोनेला। नेटिव मतलब उसका प्लाज्मिड जो साधारण था। हेलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? उसका प्लाज्मिड दिया, उसके प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अटैच कर दिया और उसी बैक्टीरिया में डाल दिया, ठीक है। हेलो, इज इट क्लियर? है ना। तो ये काम जो किया था वो किसने किया बच्चों? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलती है, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर 1972 isolated the antibiotic resistance gene by cutting out DNA piece from a plasmid। तो ये इकोलाई बैक्टीरिया था, इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कट करके निकाल दिया। अब वो कौन से बैक्टीरिया का है? इकोलाई का, ठीक है। और कट करके कहाँ पे डाल दिया बेटा? साल्मोनेला बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके उसको उसके अंदर डाल दिया, तो हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। So, what is recombinant DNA technology then? Joining of DNA molecules from two different species that are inserted into a host organism to produce new genetic combination। तो यही काम किया उन्होंने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल लिया ई कोलाई से, एक प्लाज्मिड ले लिया, प्लाज्मिड को उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ अटैच कर दिया, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को साल्मोनेला टाइफीमोरियम नाम के बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। बोलने में ऐसा लगता है जैसे कि, है ना, पेड़ से हम पत्ते तोड़ रहे हैं,
पेड़ पे चढ़ गए, पेड़ का पत्ता तोड़ा, नीचे उतर गए, बट इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ प्रॉपर फाइन वर्क, है ना, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी है। एनीवे, तो जब हम लोग ये बोलते हैं कि ये तोड़ दिया, ये निकाल दिया, ये वहां पे है ना बैक्टीरिया में डाल दिया, ये जब बोलते हैं तो यार डेफिनेटली वी नीड प्रॉपर टूल्स, चाहिए ना प्रॉपर टूल्स, ऐसे ही हो जाएगा क्या, है ना। तो अगर ये सब जब हम कहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जब भी हम बात करें तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए फिर ये सब करने के लिए, है ना। रॉ मटेरियल चाहिए ना, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो नंबर 1 यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी बात करती है कि यार हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए जो डीएनए को कट कर सके, प्लाज्मिड को भी कट कर सके, है ना। दूसरा चाहिए क्लोनिंग वेक्टर, ऐसा डीएनए प्लाज्मिड चाहिए जिसमें हम लोग हमारा डिजायर्ड डीएनए अटैच करा सके और भेज सके। और तीसरी चीज चाहिए बेटा कॉम्पिटेंट होस्ट, ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा करके प्रोलिफरेट हो सके, एम्पलीफाई हो सके। तीन तो मेन चीजें हैं। क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक बच्चों, बातें क्लियर है क्या? हेलो, Yes, sir. क्या क्या चाहिए देखो, पहले डीएनए को तोड़ने जोड़ने वाले एंजाइम चाहिए, उसके बाद एक प्रॉपर क्लोनिंग वेक्टर चाहिए जो कि जिसको हम अपना डिजायर्ड डीएनए जो भी हमने है ना ट्रांसफर करना है उसको जोड़ सके। उसके बाद इतने से नहीं होता, हमें ऐसे होस्ट चाहिए जो इन सारे प्लाज्मिड्स को अपने अंदर है ना खींच भी ले और वहां पे उनको एम्पलीफाई होने के लिए, एक्सप्रेस होने के लिए भी बेटा जगह दे। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट, नॉट ओनली होस्ट, इट शुड बी कॉम्पिटेंट होस्ट। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको चीजें देखने को मिलती है ना। अब हमें इस चैप्टर में एम तय हो गया, हमारा एम फिक्स है। हम अभी हम लोग पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ने वाले, ठीक है। उसमें एक हमारा एम फिक्स है, हमारा एम है कि यार डीएनए को एक जगह से दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेजने का है, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, तो सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से करते हैं। अच्छा, तो फिर इसको क्या क्या चाहिए सर? एंजाइम चाहिए, वेक्टर चाहिए और होस्ट चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अब हमें वन बाय वन एक एक चीज के बारे में पढ़ना है। जैसे कि पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं, फिर क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फिर कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में बात करते हैं। तो लगभग यहाँ पे एक एक चीजें जो है टूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे टूल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पहला क्या है बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मॉलिक्यूलर सीजर जिनको हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए को कहीं पे भी कट कर सकते हैं बीच में। ठीक है, अब डीएनए को कट कर सकते का क्या मतलब है सर? मतलब एक्चुअली कहना क्या चाहते हो आप? कहना क्या चाहते हो मतलब बड़ा ही सिंपल, these are the enzymes which cut DNA at a specific site into fragments। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बता के रखी, जब मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाया तब मैंने आपको ये वर्ड बताया था, इफ यू रिमेम्बर। इसका फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है बच्चों? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब सर, अच्छा रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ, सर ये क्या होता है? अरे भाई किसी भी डीएनए को आप अगर एंजाइम से ट्रीट करोगे तो वो टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं अलग अलग लेंथ के। अच्छा, ऐसा मतलब है, बिल्कुल ना। दीज आर द एंजाइम्स विच कट डीएनए। अब ये जो एंजाइम्स है, ये नाम बड़ा ध्यान से सुनना, इनको हम लोग एक्चुअली कहते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस। एंडोन्यूक्लियस का क्या मतलब है? वो डीएनए को बीच से कहीं तो भी कट करेंगे, साइड से नहीं। जब वो साइड से कट करते हैं तब उनको हम लोग एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। अगर किसी बीच में ही कट करे तो उसे क्या कहते हैं बेटा?
बट अब आप बोलोगे सर ये डीएनए को कहीं पे भी कट करते हैं क्या? द आंसर इज नो। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ई को सर R1 नाम का एंजाइम, हाँ बोलो। सर आपका बीच बीच में से आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है? यस सर आप सर। लास्ट स्लाइड जा सकते हैं एक सेकंड? क्या बेटा? सर लास्ट स्लाइड। आवाज कट रहा है मेरा, एक मिनट ना बेटा। हाँ जश, क्या बेटा लास्ट स्लाइड क्या? लास्ट सर आप स्लाइड में कुछ है नहीं वैसे। देखो लास्ट स्लाइड बहुत ही इजी है। मैंने यहाँ पे कहा कि हमारे पास 3 टूल के बारे में हम बात कर रहे हैं यार, है ना? यही स्लाइड ना? 3 ही टूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना? 3 टूल कौन कौन से हैं? एक है जिसको हम लोग कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दूसरा क्लोनिंग वेक्टर और तीसरा कॉम्पिटेंट होस्ट। अभी आवाज आ रही है कि बेटा सबको प्रॉपरली? यस सर। है ना? अच्छा ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 टूल्स के बारे में अभी हमें पढ़ना है। मतलब जो भी मैं क्लोनिंग करूंगा, जब भी मैं डीएनए कट करना चाहता हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अगर हम बनवाना चाहते हैं, तो हमें ये 3 चीजों की जरूरत है बच्चों। कौन कौन सी 3 बातें हैं बताओ? वन इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर कौन सा है? क्लोनिंग वेक्टर्स, और कौन है बेटा? कॉम्पिटेंट होस्ट। तो सबसे पहले हम लोग एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? क्लियर है? नाउ अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या चीजें होती है बच्चों? जब हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे आप देखना, ये है बच्चा डीएनए। अब इस डीएनए के ऊपर कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, मान लेते हैं यहाँ पे AGCTAC, ऐसा कोई सीक्वेंस है। तो बराबर ये इसी सीक्वेंस को पहचानेगा AG, और यहाँ पे CTAC, तो बराबर यहीं पे कट करेगा। मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे। हर एक एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है कि वो पर्टिकुलर किसी एक साइट को ही कट करता है। अब आप बोलोगे सर ये इसको रेस्ट्रिक्शन वर्ड क्यों, ये कहाँ किस चीज का रेस्ट्रिक्शन है? इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोलते हैं, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? क्या ये एक पर्टिकुलर साइट को ही कट कर सकता है, इसीलिए उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं क्या? तो आंसर इसका ये है नहीं, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत से बच्चे इसे समझ ही नहीं पाते। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये जो एंजाइम्स है, ये किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही रीड करके वहीं पे कट करते हैं। कितना क्लियर हुआ? बट वो एक पर्टिकुलर साइट को ही देख करके कट करते हैं, इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं कहा जाता। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। नंबर 1 देखो, ये है बच्चों बैक्टीरिया, बड़ा ध्यान से देखना। अब इस बैक्टीरिया में बेटा इसका मेन डीएनए है, ठीक है? अब ये डीएनए है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर एक दिन एक वायरस ने अटैक किया, ठीक है? अब ये जो वायरस ने अटैक किया, तो वायरस ने अपना डीएनए अंदर डाल दिया, बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो डीएनए है ये क्या करता है? दिस डीएनए स्टार्ट्स मेकिंग दीज एंजाइम्स। ये एंजाइम जाकर के इस डीएनए को कट कर देते हैं, पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। इसीलिए these enzymes restrict the growth of the viral DNA, इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं।
अरे क्लियर है बच्चों? हेलो, वो प्रोड्यूस किसने किया? बैक्टीरियल सेल ने। किसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए? रेस्ट्रिक्शन करने के लिए। किसको? वायरस के डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उसने बनाया। अब आप ये बोलोगे सर, अगर ये एंजाइम वायरस के डीएनए को डाइजेस्ट कर सकते हैं तो सर ये अपने खुद के भी तो डीएनए को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हेलो, इजंट इट? अरे समझ रहे हो? यस अरे ये अगर पर्टिकुलर साइट को देख करके वायरस के डीएनए को पूरी तरह से डैमेज कर देंगे तो यार खुद के भी डीएनए को, तो उनके भी डीएनए के ऊपर कहीं ना कहीं तो साइट होगा। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो तरह से काम करता है, ये बात याद रखना। इनमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे बनते हैं, कुछ प्रोटीन्स बेटा ऐसे बनते हैं, इनका काम डाइजेस्ट करना नहीं होता। इनका काम होता है कि अपने ही सेल में, ठीक है, अपने ही सेल में जो डीएनए है उसके ऊपर जो साइट्स है जहां पे ये कट कर सकता है वहां पे मिथिल ग्रुप लगा देगा CH3, ठीक है, जिसको हम लोग मिथाइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो मिथाइलेशन कहते हैं। तो मिथाइलेशन करने की वजह से ये जो एंजाइम है सिर्फ मिथाइलेशन क्या करता है, उस साइट को डिटेक्ट करने देता नहीं है, और इसकी वजह से बैक्टीरिया अपने आप को अपने ही एंजाइम से बचा लेता है। समझ रहे हो? बट वायरस के डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। कितना क्लियर है सबको बच्चों? हेलो, सर मिथाइलेशन क्यों करते हैं वो समझा सकते हैं एक बार? मिथाइलेशन देखो, क्योंकि ये जो एंजाइम बनाया वायरस ने, ये वाला अगर उसको सीक्वेंस मिल गया तो ये तो बेटा वो कट करेगा। अब जैसे कि ये सीक्वेंस वायरस के जीनोम पे है, वैसा ही सीक्वेंस बैक्टीरिया के जीनोम पे भी हो सकता है। समझ रहे हो? अगर ऐसा सीक्वेंस बैक्टीरिया के खुद के ही जीनोम पे मिला तो या तो ये एंजाइम तो उसको भी कट करेगा। ठीक है, तो खास करके जो यहाँ पे ग्वानिन होते हैं, इनको बेटा ग्वानिन को मिथाइलेटेड कर देते हैं, CH3 ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, आपको अगर याद हो बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज बता के रखी है, पता है कि थाइमीन इज ए मिथाइलेटेड यूरासिल। हेलो, यस सर थाइमीन इज ए मिथाइलेटेड यूरासिल, और उसी वक्त मैंने बताया था कि मिथाइलेशन ऑलवेज प्रोटेक्ट द नाइट्रोजनस बेसिस। हेलो, इसीलिए डीएनए इज मोर स्टेबल बिकॉज डीएनए हैव अ मिथाइलेटेड यूरासिल एज कंपेयर टू द आरएनए। डीएनए इज मोर स्टेबल। हेलो, ये बताया यार, यस ये सर बताया मैंने। अब मिथाइलेशन क्या करता है, जो भी एंजाइम्स होते हैं उनको, ठीक है, दूर रखता है, उनको आइडेंटिफाई नहीं करने देता नाइट्रोजनस बेसिस को, और इस तरह से वो खुद के डीएनए को बचा लेते हैं और वायरस के डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इसीलिए इन एंजाइम्स को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। सो दे आर रेस्ट्रिक्टेड इन बोथ मैनर। They can only digest the virus DNA, but they cannot digest the whole own DNA. That is all the restriction. Second one, they can only cut at a particular site, particular sequence. ऐसा नहीं कि वो कहीं पे भी कट करे, so that they are restricted. तीसरा कि they restrict the growth of the viral DNA, so that they are restricted. तो बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई, उनसे हमारा पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरा बदल ही गया। दिस इज, ये वाली डिस्कवरी सबसे मेन डिस्कवरी मानी जाती है इन द एरा ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर ये ना ही होता तो आज हम लोग जो भी डीएनए को जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, ये सब नाटक करते हैं ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी देखो हमने फ्रैगमेंट बनवाए थे, पॉसिबल ही नहीं है। बिना इसके बेटा आप लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, जो भी मैंने आपको बताया। हेलो, यस सर और ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, जो भी मैंने बताया टोटल एनसीईआरटी का है। तो यहाँ पे बेटा देखो, हम लोग पढ़ लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे चला गया, ये क्या है, देखो ना, अगर आप स्टेटमेंट को देख पा रहे हो तो यहाँ पे दिखता है कि दीज आर द एंजाइम्स
which cut DNA at specific sites into fragments. बराबर है ना, एक पर्टिकुलर साइट पे ये कट करते हैं, ठीक है। They belong to the class of enzymes called as a nucleases. ये nucleases है क्योंकि ये DNA को कट करते हैं. In 1963, two enzymes that restrict the growth of the bacteriophage. देखो क्या वर्ड लिखा है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, restrict the growth of the bacteriophage in E. coli were isolated. तो ये वो एंजाइम है जो उस वायरस को बैक्टीरिया में ई कोलाई में ग्रो होने नहीं देते, है ना। So that restrict the growth of the bacteriophage in Escherichia coli were isolated. Is it? Now, one enzyme added, एक एंजाइम, दो एंजाइम आइसोलेट किया है ना, एक का क्या काम है, one enzyme added methyl groups to DNA, खुद के डीएनए को मिथिल ग्रुप लगा देगा, ठीक है। दूसरा एंजाइम का क्या, the other है ना, कट्स द डीएनए, किसके डीएनए को कट करेगा, वायरस के डीएनए को कट करेगा। ये क्लियर होना चाहिए, isn't it? ये एनसीईआरटी में लिखा है, बट ये समझ में नहीं आता बच्चे को वो क्या बोल रहा है। आइसोलेटेड टू एंजाइम्स फ्रॉम द ई कोलाई, दोनों मिलजुल के काम करते हैं, एक अपने आप को ही प्रोटेक्ट करता है, एक दूसरे को वायरस वाले डीएनए को कट करता है। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है। तो जो दूसरा है अदर, उसी को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह रहे हैं क्योंकि वो कट करता है जा करके, ठीक है। पहले वाले को नहीं बोलते, पहले वाले को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं कहते, बट दोनों ही एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर कट मेंशन कर रही है। हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। सो Sir, मोर देन, हाँ बोलो। सर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो दोनों सेम एक ही है, एक ही है। एंजाइम जो न्यूक्लियस जैसी काम कर रहा है, मैंने बताया ना, बीच में कट करेगा तो एंडोन्यूक्लियस, बाय साइड में कट करेगा तो एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए को कट कर रहा है इसीलिए न्यूक्लियस। हेलो, पहले Yes, तो sir. वो एंजाइम है, वो कौन से टाइप का एंजाइम है सर, वो न्यूक्लियस टाइप का है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहा है ना, इसीलिए। अच्छा, इसके कितने टाइप होते हैं सर? दो होते हैं। कैसे कैसे सर? एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है एक्सो। एक्सो क्या करता है सर? वो साइड साइड से कट करता है, डीएनए को किसी एंड से डाइजेस्ट करते आता है। और ये क्या करता है? ये कहीं पे बीच में ही कट करता है सर। अच्छा, एंडोन्यूक्लियस, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये वर्ड है ना, हमें थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। वो एंजाइम है, वो न्यूक्लियस है, बट वो एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। सो नाउ ऐसे कितने डिस्कवर हुए हैं? बहुत है। मोर देन 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of the bacteria. अब हमने बैक्टीरिया से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आज तक आइसोलेट किया है, उनको पढ़ा है, उनको यूज किया है। नाउ अगर आप इस डायग्राम को बड़ा बेसिकली देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा है EOR1, EOR1। अब ये नाम है एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन। अब इससे क्या मिलता है सर? इसे ये पता चलता है कि ये एंजाइम इश्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया है। ये तो पहले समझ में आता है, को से समझ में आता है कि नहीं? Yes, तो sir. हाँ, तो को दिखते ही समझ में, हाँ सर ये बैक्टीरिया जो है ना उससे निकाला गया है। अच्छा, आर क्या है? देखो, आर मतलब होता है स्ट्रेन, जैसे रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, है ना, हमने पढ़ा था। देखो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था, डिप्लोकोकस निमोनिका R2S3, बराबर है ना। Yes, sir. तो ये R इज व्हाट दैट, ठीक है, स्ट्रेन, इश्चेरिचिया कोलाई का स्ट्रेन है, जिससे R नाम का स्ट्रेन है, जिससे हमने ये एंजाइम निकाला था। अच्छा, ये 1 क्या है सर? 1 का मतलब है कि इस ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया का जो R स्ट्रेन है, उससे जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला गया, उसको हम E को R1 कहते हैं। जो दूसरा निकाला जाए तो उसे क्या कहेंगे?
इसी बैक्टीरिया के इसी स्ट्रेन से अगर एक और एंजाइम अगर मिलता है तो उसे मैं क्या कहूंगा बताओ? EcoR2। सिंपल। क्या कहूंगा उसको मैं? EcoR2। तीसरा मिलेगा तो क्या बोलूंगा? EcoR3। हेलो, इजंट इट? Yes, समझ sir. रहे हो आप? तो अब यार एक और चीज क्या है कि जब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी भी डीएनए को कट करते तो वो कहीं भी कट करते हैं क्या? नहीं, कहीं पे भी कट नहीं करते। वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही पढ़ेंगे और वहीं पे कट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है गटक। को ये वाला याद रखना, मैं शब्द इसको ऐसे ही बोलता हूँ ताकि आसानी से समझ याद रहे। वर्ड है, सीक्वेंस को मैं गटक बोलता हूँ, गटक बोलने से याद रहता है इसीलिए। ठीक है, ये है गटक। जब भी गटक ये सीक्वेंस इसको दिखता है, GAATTC, जब भी ये सीक्वेंस दिखता है तो ये बराबर बेटा G और A के बीच में ही कट कर देता है। GA को कट करता है गटक। बट ये सीक्वेंसेस पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस होते हैं। मतलब इसको अगर आप इस साइड से पढ़ोगे, C का G होगा, T का A होगा, T का A होगा, एक तो T होगा, T होगा, C होगा। तो अगर आप इस साइड से पढ़ोगे तो ये यहाँ पे कट करेगा। आया समझ में? इनको हम पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था बेटा, याद अगर हो आपको तो। ये Yes, sir. पैलिंड्रोम सीक्वेंस मैंने ये लिख के बताया था ना, यहाँ पे है, इसी चैप्टर में है। तो खास करके पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस को बेटा ये कट करते हैं और बराबर उसी को। तो याद रखो EcoR1 ये बहुत फेमस एंजाइम है और उसका बेटा फेमस मतलब सीक्वेंस है वो क्या है? गटक। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके। नाउ यहाँ पे तो जैसे कि मैंने आपको समझा भी दिया कि आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम कैसे लिखते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला लेटर बैक्टीरिया के जीनस का है, सेकंड लेटर उसके, दो लेटर उसके स्पीसीज के इनिशियल्स है। ई को, आर का मतलब स्ट्रेन है और 1 का मतलब क्या है? रोमन नंबर है वो। द ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये पहला है जिसको आइसोलेट किया गया था, इसीलिए इसको हम लोग EcoR1 कह रहे हैं। समझ रहे हो क्या? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस, second two letters indicate species of the prokaryotic cell from which they were isolated, है ना। थर्ड जो लेटर होता है मतलब जो कैपिटल, वो उसके स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेन का नाम है बेटा RY13। स्ट्रेन का नाम क्या है? उसके इकोलाई के वैरायटी का नाम क्या है? RY13। इस बैक्टीरिया की वैरायटी है। RY13 नाम के जो स्ट्रेन है उससे ये निकाला गया और पहली बार ये निकाला गया, उसको हम EcoR1 ऐसा नाम देते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Sir, इसका फिर जीनस, full form. स्पीसीज, वैरायटी। क्या बेटा? Sir, इसका full form क्या होगा? इसका फुल फॉर्म Sir, EcoR1. वही तो है ना, ये क्या EcoR1? वही तो बता रहा हूँ मैं, फुल फॉर्म तो है इस्चरेचिया कोलाई से मिला है ना। उसका जो RY13 स्ट्रेन है उससे पहली बार मिला हुआ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यही तो उसका फुल फॉर्म है। और क्या Yes, होगा? sir. तो फुल फॉर्म ही तो समझा रहा हूं मैं। ऐसे नाम रखते हैं एंजाइम का। ठीक है, ऐसे क्या नाम दे? जैसे कि एक बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उससे जो एंजाइम मिला HIND3। क्या मतलब हुआ रे HIND3 का? है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिला। डी नाम से स्ट्रेन है, डी स्ट्रेन से, और तीसरा नंबर है, तीसरा जो है इससे HIND1 भी मिला है, HIND2 भी मिला है, ये तीसरा है। ये क्लियर है? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो ये बेटा हमें जैसे हम लोग अगर मैं लिखे बाम H1, BAM बाम H1, है ना, तो B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस का नाम। AM क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज का नाम। M बाम, H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेन, और 1 मतलब पहला। सो इस तरह से बेटा हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को देखते हैं ना।
ये नाम है, वैसे नाम रखे जाते हैं। द नेमिंग कैसे होगा, क्लियर है सबको बच्चों? हेलो, नेमिंग क्लियर है क्या रे? Yes, sir. ओके, नाउ आते हैं आगे, देखने को मिलेंगे। हाँ, बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे, लिस्ट मिलेगी। ठीक है, मतलब जो जो नाम है उनको देखेंगे क्या क्या है। ना वो यहाँ पे आते हैं बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके दो टाइप है, अभी मैंने बताया। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, अभी एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के एंड से बेटा ये न्यूक्लियोटाइड्स को निकालते, दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। ठीक है, नाउ उसका कोई हमारे लिए यहाँ पे यूज है नहीं। एंडोन्यूक्लियस का हमारे लिए यूज है, वो क्या है? दे कट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद द डीएनए। तो जो भी विद इन डीएनए है वहां पे, जैसे फिर से घटक लिखा गया है, घटक फॉर द इको R1 है ना, ये लिखा है, आपको दिख रहा है। They can bind to specific recognition sequence of DNA and cut each of the two strands at a specific point in their sugar phosphate backbone. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो जैसे ही, क्योंकि ये वाला जो सीक्वेंस है यहाँ G है और यहाँ पे बेटा घटक है, वैसे ही बेटा यहाँ G है और यहाँ पे घटक है, तो कट करेगा यहाँ पे और कट करेगा यहाँ पे, तो आपको बेटा सीक्वेंस जो कट सीक्वेंस मिलेगा ऐसा मिलेगा। बराबर है? तो इनको हम लोग स्टिकी एंड कहते हैं। स्टिकी एंड मतलब फिर से चिपकाए जा सकते हैं, क्योंकि ये देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो अगेन दे कैन बी, इनको हम लोग चिपका सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इनको हम स्टिकी एंड बोलते हैं। तो इस तरह से बेटा हमें ये चीजें देखने को मिलती है। नाउ थोड़ा ध्यान से सुनना सब बातें। फर्स्ट, बड़ा ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे बहुत सारे बच्चे सर्च करते हुए मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज, मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे पहला कौन सा एंजाइम आइसोलेट किया गया था, डिस्कवर किया गया था। तो आंसर लिखने में लिखता है क्या, हिंड टू। अब प्रॉब्लम आ गया, आपके मन में क्वेश्चन आया क्या, बताओ? आपके मन में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? ये स्टेटमेंट सुन करके क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंड टू, isn't it? Is there any question in your mind or not? Yes, sir. क्या क्वेश्चन है, बताओ? What Sir, is the Hind question? 1. हाँ बस, तो ये क्वेश्चन बहुत ढूंढते हैं सर। जब हम नाम ही ऐसा रखते हैं कि जो पहले आइसोलेट किया गया हो उसको हम 1 लिखेंगे, या तो हिंड 2 लिखा गया है, हिमोफिलिस इन्फ्लुएंजा डी स्ट्रेन से सेकंड। अरे ये क्यों, व्हाई इट इज नॉट 1, व्हाई इट इज 2? यार जबरदस्त क्वेश्चन है ये, है ना? हेलो, क्वेश्चन तो है यार। और आगे लिखता है, it cuts the DNA, it cuts the DNA at a particular point by recognizing a specific sequence of a 6 base pairs। एक स्पेसिफिक बेस है ना, सीक्वेंस है ना, वो है, उसके 6 बेस पेयर को वो कट करता है। अच्छा, बढ़िया बात है। दिस इज कॉल्ड द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। जैसे घटक इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ना? अब ये बार बार कितनी बार बताया मैंने, घटक याद होना चाहिए। फॉर हिंड 2 भी वैसा ही था, दिस इज कॉल्ड एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर द हिंड 2, जहां पे 6 बेस पेयर है। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, इको R1 के लिए भी 6 ही बेस पेयर है ना? ना यहाँ पे मुद्दा क्या आता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है सर, व्हाई द 2, व्हाई नॉट 1, ये क्वेश्चन है। व्हाई 2, व्हाई नॉट 1? ठीक है, किसी को कोई लॉजिक पता है क्या? किसी को, मतलब पहले पढ़ा है ना? कुछ भी सोचो तो। हम्म,
देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, ठीक है। वो रीजन क्या है? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमको देखने को मिलते हैं। अब ये सब क्या मतलब है, अलग अलग प्रकार का क्या मतलब है? देखो, अलग अलग टाइप का मतलब ही है कि जो भी एंजाइम्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनमें आते हैं टाइप 1 एंजाइम, टाइप 2 एंजाइम, टाइप 3 एंजाइम, टाइप 4, मतलब ऐसे ऐसे आते हैं। देखो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। इस तरह से बेटा 5 डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी। जो टाइप 1 होते हैं, ठीक है, वो अलग ही एंजाइम है, ठीक है, वो और टाइप 2 अलग है, ठीक है। टाइप 2 एंजाइम हमेशा जो है एट नियर रिकॉग्निशन साइट जो होता है वहीं पे कट करता है, मतलब जहां रिकॉग्निशन साइट है वहां पे कट नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखो, ये सीक्वेंस उसको दिखाना ATCGA, ये सीक्वेंस उसने पढ़ा, तो इसको बिल्कुल नहीं कट करेगा, उसके आजू बाजू में कहीं तो भी कट करेगा, ठीक है। तो जहां सीक्वेंस को रीड करता है वहां ना कट करना, ये टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की है ना खासियत है। टाइप 1 वाले जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो टाइप 1 वाले हैं, उनका क्या है, वो जो रिकॉग्निशन साइट है उसके 1000 बेस पेयर छोड़ करके कट करते बेटा। मतलब सपोज इसको इसने पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद 1000 बेस पेयर छोड़ करके बेटा कट करेगा। अजीब ही है ये। तो ये होता है टाइप 1, ये बिल्कुल नियर अबाउट टाइप कट करते हैं। तो एक्चुअली जो सबसे पहला एंजाइम मतलब हिंड 2 डिस्कवर किया गया था, तब ये रूल उन्होंने नहीं बनाया था कि 2 का मतलब पहला डिस्कवरी दूसरा डिस्कवरी, ये नहीं बताया था। ये जो हिंड 2 नाम का जो एंजाइम निकाला गया है, ये एक्चुअली टाइप 2 एंजाइम है, जहां पे सीक्वेंस है बिल्कुल उसके आजू बाजू में कट करता है, ठीक है। हेलो, समझ रहे हो क्या? Yes, sir. टाइप 3 वाले होते हैं जहां पे सीक्वेंस को पढ़ा उस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो सर।
अभी आ रहा है बेटा आवाज आपको आ रही है? हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैंने यहाँ पे एक चीज आपको समझाई है, मैं अभी स्क्रीन ऑन करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो बेटा आपको कंसेप्ट समझ में आया? व्हाई इट इज हिंड 2, व्हाई नॉट द हिंड 1? हेलो सर आप एक और बार समझा सकते हो? आप हाँ, वो व्हाई नॉट, आवाज इसलिए तो चली। पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक, ओके ओके। देखो, बहुत ही प्यारी सी बात है यहाँ पे, कुछ नहीं। पहली बार जब हम लोग ये जो टू नाम रखा था ना, हिंड 2, उस वक्त ये कंसिडरेशन नहीं था कि टू का मतलब ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी होनी चाहिए। उस वक्त इस टू का मतलब कंसिडरेशन ये था, इट इज ए टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। टाइप 2 का मतलब बिल्कुल सीक्वेंस के आजू बाजू में कहीं तो भी कट करता है या वहीं पे कट करता है, ये उसका मतलब है। जो पहले एंजाइम डिस्कवर किया गया था वो टाइप 2 का था। बाद में, इसके बाद में इसी बैक्टीरिया से जो एंजाइम निकाला गया, इसके बाद वाला, उसको हिंड 1 कहा हमने। ठीक है, उसे क्या कहा हम लोगों ने? हिंड 1, क्योंकि नाम क्या रखे? हाँ सर, इसको हिंड 1 बोलो। अच्छा, क्यों बोले हिंड 1? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी करते हैं तो यार पहले वाले को हिंड 2 बोला, चलो इसको हिंड 1 कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हिंड 1 के बाद में जो डिस्कवर किया गया, आइसोलेट किया गया, उसको हिंड 3 कहा गया। तो इसको एज ए हिंड 2 रखा गया जैसे कि वैसे, बट ये पहले डिस्कवर हुआ है। क्लियर है क्या? यस ठीक है, Yes, sir. हाँ। तो वो कहाँ पे कट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सीक्वेंस, इस हिसाब से बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप है। बट उन टाइप्स को हम लोग नेम में नहीं दिखाते। जब भी हमने नॉमेनक्लेचर बनाया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, हम वो उसके जो टाइप होते हैं ना, कहाँ पे कट करता है, वो हम नाम में नहीं दिखाते। जो भी नंबर दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बस 5 ही नंबर रहेंगे, बहुत सारे नंबर्स में एंजाइम आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर कंफ्यूजन होगा। इसीलिए जो पहला हुआ था, ठीक है, उसको टाइप 2 वाले के लिए टाइप 2 बोल दिया, बट बाद में बेटा उसको हम लोगों ने, जो भी बाद में उसके डिस्कवर हुए, उनको एज ए ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ही दिया गया है। आइसोलेशन का है ना, फिर नॉमेनक्लेचर दिया गया है, फिर हिंड 1 हिंड 3 ऐसे ही दिए गए। हिंड 2 जैसे के वैसे रखा गया टू रिस्पेक्ट दिस एंजाइम, बिकॉज पहला है ना, पहला है तो लाड़ प्यार होए उसका, बस है ना, इसको रूल फॉलो नहीं करे चलता है। बाकी में जब भी आपको ये नंबर दिखता है, वो टाइप को नहीं तो उसके ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को दिखाता है। क्लियर है क्या ये? हेलो, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, हिंड 2, इस नाम में व्हाट इज द 2 ऑप्शन? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, और सेकेंड ऑप्शन द टाइप ऑफ द एंडोन्यूक्लियस। हेलो, Second option. सेकेंड ऑप्शन है ना, बस। तो इसका मतलब आपको क्लियर है बच्चों, है ना? सो दिस Yes. वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सर्च किया जाने वाला एक क्वेश्चन है, जो बार बार सर्च करते हैं लोग, अलग अलग आंसर देते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही क्लियर रखा है, जस्ट क्लियर इट। ठीक है, तो वैसे भी कुछ इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना है। बट जो होते हैं कुछ लोग बहुत क्रिटिकल सोचते हैं। नाउ, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस रिकॉग्नाइज a specific palindromic nucleotide sequence. Now palindrome का क्या मतलब है? It is a sequence of base pairs that read the same on two strands. दोनों स्ट्रैंड के ऊपर सेम पढ़ा जाएगा। इधर से पढ़ोगे इसको तो ये पढ़ा जाता है घटक, और इधर से पढ़ोगे तब भी ये पढ़ा जाएगा घटक। ठीक है, तो इसीलिए दोनों स्ट्रैंड को मिला करके ये एक्चुअली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, इन 5' to 3 डायरेक्शन एंड 3' to 5 डायरेक्शन। तो वैसे देखा जाए तो ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि डीएनए इज ऑलवेज रीड, आप कहीं पे भी किसी भी स्ट्रैंड को पढ़ो, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को आप 5 to 3 डायरेक्शन में भी रीड करते हो, तो रीड, इट विल बी रीड इन सेम मैनर।
ठीक है, घटक घटक। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, दिख रहा है ना आपको? हेलो, एग्री, समझ रहे हो? Yes, sir. टू स्ट्रैंड्स इन 5:3 डायरेक्शन। अगर मैं इसको 5:3 पढ़ता और इसको 3:5 पढ़ता हूँ तो कैसे सेम होगा? नहीं होगा। 5:3 इसको पढ़ूंगा तो घटक है, नहीं तो पढ़ा तो यहाँ तो पता नहीं CTTAAG है। सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आया, बिकॉज एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम बेटा नाम दिए हैं, आप देख पा रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यू कैन सी सम नेम्स हियर। हेलो, दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है ना? देखो, ये देखो, Yes, ALUL दिख रहा है ना यहाँ पे? उसके बाद HA3, बाम H1 अभी मैंने लिखा था। हिंड 3, देखो हिंड 3 है ना। देन EcoR1, देखो यहाँ लिखा है। ठीक है, सो इस तरह से आप देखोगे तो सारे सीक्वेंसेस, जितने भी सीक्वेंसेस लिखे हुए, अब थोड़ा सा नोटिस करना, पहले वाले 2 एंजाइम के बारे में सोचो। पहले वाले 2 एंजाइम जब बेटा कट करेंगे तो सीक्वेंस के बीच में कट कर रहे हैं। हेलो, दिख रहा है ना आपको? yes, AGCT बीच में कट कर रहा है। दूसरा वाला एंजाइम देखो, वो भी क्या कर रहा है? GGCC बीच में कट कर रहा है, करेगा? तो उससे जो 2 DNA स्ट्रैंड बनेंगे उनके स्टिकी एंड नहीं बन सकते, इनको हम ब्लंट एंड कहेंगे। क्या कहते हैं? ब्लंट एंड। ठीक है, दोनों तरफ से। बट बाकी 3 एंजाइम देखो, बाम H1, हिंड 3 और EcoR1, इनको देखोगे तो बराबर बेटा वो लास्ट लास्ट जो बेस पेयर से वहां पे कट कर रहा है। तो उनके वजह से जो कट डेवलप हो रहा है वो स्टिकी एंड कहलाते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। GATC, CTAG, AGCTTCGA, या तो EcoR1 में AATT, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। तो जब भी वो जुड़ेंगे, चिपकाए जाएंगे तो आराम से बेटा वो एक दूसरे से चिपक भी जाएंगे। जैसे टूटे हैं वैसे अटैच भी किए जा सकते हैं। बट ब्लंट एंड को वापस से जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हेलो, ब्लंट एंड को फिर से जोड़ना मुश्किल है, स्टिकी एंड को वापस से जोड़ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो बनाना है, तो बना देगा। ठीक है, बट जब ब्लंट एंड वालों को जोड़ना होता है तो वहां फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना होता है। ठीक है, सो दैट इज द सिंपल थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके। नाउ, तो वही पॉइंट है कि restriction enzymes cut the strand a little away from the center of the palindrome site. अगर आप पैलिंड्रोम साइट का सेंटर देखो तो उससे वो अलग कट करेगा, बट बिटवीन द सेम 2 bases ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स। तो EcoR1 में मैंने वही चीज आपको दिखाई है ना। घटक में बेटा वो G और A के बीच में ही कट करेगा, चाहे किसी भी टाइप से हो, किसी भी साइड से, किसी भी स्ट्रैंड। sir. बॉन्ड क्या बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही? सर अब भी आ रही है। मेरा नेट तो प्रॉपर है, करेक्शन प्रॉपर है, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? ये तो मुश्किल है। सबको नहीं आ रही क्या? हेलो, सर आधी मिनट के लिए नहीं आ रही। क्या बेटा? सर आधी मिनट के लिए नहीं आ रही थी, अभी आ चला रही। गया था? हाँ सर। ये थोड़ा तो होता होगा, अभी नेटवर्क का पता नहीं क्या होता है। चलो देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो रिपीट करने को बोल दिया करो। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम। यस सर। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात वैसे भी नहीं है। स्टिकी एंड क्या होता होगा आपको समझ रहे हैं ना? स्टिकी एंड क्या होता होगा बच्चों? अभी जैसे ये सीक्वेंस है यार, यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस लिख रहे हैं ना, घटक है GAATTC, बराबर। इधर भी वही सीक्वेंस है GAATTC। अब यहाँ से ये कट करेगा और यहाँ पे ये कट करेगा तो हमें क्या क्या मिलेगा? देखो,
एक डीएनए पे हमें मिलेगा इधर जी और इधर मिलेगा बेटा कंप्लीट जो है CTTA ये मिला। ठीक है, कट हो गया ना, यहाँ पे कट हुआ। जो उसका दूसरा एंड होगा वहां पे क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है, वही चीज CTTA यहाँ पे है जी, ये वो डीएनए है दूसरा वाला। ठीक है, ये वाला डीएनए है। अब दो एंड मिल गए, क्या इनको मैं वापस से चिपका सकता हूँ आराम से? बिल्कुल सर, क्योंकि ए पेयर्स विद द टी, हाँ, ए पेयर्स विद द टी, हाँ, टी पेयर्स विद द ए, हाँ, टी पेयर, तो हो गया आराम से बेटा। वहां से हम लोग फिर से इनके बीच में हम लोग अटैचमेंट करा सकते हैं बड़े ही आसानी से। दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, ये कंसेप्ट समझ में आया? हेलो, यस अरे सर। क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। नाउ दिस Yes, stickiness sir. facilitate the action of the DNA ligase। ठीक है, तो तो ये इसमें डीएनए लाइगेज अगर हम एंजाइम यूज करते हैं तो हम लोग दोनों एंजाइम को आराम से जोड़ सकते हैं। क्लियर है, वो तुरंत हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। When cut by the same restriction enzymes, the DNA fragments have the same kind of the sticky ends. They are joined by the DNA ligase। अगर आपके पास दो डीएनए हैं, दोनों को बेटा अगर आप एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे तो उनके ऊपर आपको एक ही प्रकार का स्टिकी एंड मिलेगा। इसलिए उन दोनों डीएनए को फिर से जोड़ने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं होने वाली। यू कैन जॉइन देम अगेन बैक। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर आपने अलग अलग एंजाइम से कट किया तो फिर तो तकलीफ होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग एंजाइम डीएनए को किसी अलग ही लेवल पे कट करेंगे और उनके स्टिकी एंड कभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटरी नहीं होंगे। इज इट क्लियर? हेलो, क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जैसे ही हम लोग डीएनए को, यहाँ पे अब फिर से वही बात आ रही है जो मैंने आपको बताई, RFLP। अब ये क्या है बेटा RFLP? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सो नाउ जैसे कि हम लोग ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े हम लोगों ने तोड़े हैं, इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी वैसे लास्ट क्लास में समझाया है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय ए टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, टू विजुअलाइज डीएनए फ्रैगमेंट्स एज ए ब्राइट ऑरेंज। अभी इस साल ये क्वेश्चन आया था नीट में कि अगर आप इथिडियम ब्रोमाइड से अल्ट्रावायलेट रेज में उसको देखना चाहोगे तो उनका कलर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन अभी आया, इस साल आया है नीट में, है ना, इसी साल का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर क्या है बेटा? ऑरेंज। दिख रहा है आपको, है ना? दे आर द ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। ठीक है, तो दे आर द ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। दे आर स्टेन्ड विद द इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा कलर डालते, कौन सा केमिकल डालते बेटा? ये जो दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये ब्लू या रेड वगैरह नहीं है, ऑरेंज होते हैं। ठीक है, एंड एक्सपोज टू द यूवी रेडिएशन। तो बेटा ये जेल के ऊपर आपको जो डीएनए है वो सेपरेट होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी आप उसके बाद यहाँ पे ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स। सो डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द एगारो जेल। ये एगारो जेल होता है, उसमें बेटा हम लोग ऐसे वेल्स बना लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो वेल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 नंबर को थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको एक ही स्पॉट दिख रहा है, आगे कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है रे? कि हमने बिना डीएनए को डाइजेस्ट किए, उसमें बिना एंजाइम को डाले बेटा उसमें 1 में लोड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो यहीं पे आके रुक जाएगा, क्योंकि उसके फ्रैगमेंट्स ही नहीं बने। हेलो, समझ रहे हो आप? फ्रैगमेंट्स बने क्या? नहीं बने। बट अगर आप 2 3 और 4 को देखो तो हमने अलग अलग एंजाइम से उसी सेम डीएनए को कट किया है।
एक R1 ना एंजाइम यूज किया तो उससे हमें 1 2 3 4 बैंड मिले। यहाँ पे देख सकते हो दूसरे एंजाइम से कट गया तो 1 2 3 4 5 बैंड्स मिले। और एक एंजाइम लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बैंड्स हमें मिले। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो सबसे दूर जाता है, सबसे बड़ा होता है वो बेटा सबसे पीछे रह जाता है। ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इट विल ऑलवेज मूव टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। हेलो, है ना। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड। Positively charged electrode is called as the anode. It will move toward the anode. Hello, it will move toward the anode. So DNA bands are cut out from the agar gel, and this is called as the elution. Elution मतलब solution मतलब मिलाना, elution मतलब निकाल देना। तो क्या आप ये डीएनए यहाँ से निकाल सकते हो? यस, हम एगारो जेल से ये डीएनए के टुकड़े निकाल सकते हैं। एंड दीज प्यूरिफाइड डीएनए, इन डीएनए को प्यूरिफाई करो, and DNA fragments are used to construct the recombinant DNA by joining them with the cloning vector. अब ये जो डीएनए हमें मिले हैं, छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं एगारो जेल के ऊपर सेपरेट करने के बाद में, उनको हम प्यूरिफाई करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर वेक्टर के साथ में, प्लाज्मिड के साथ में उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में पूछ लेता हूं कि ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें कौन सा जेल यूज किया जाता है? आंसर है बच्चों एगारोज जेल। ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, कैथोड या एनोड? आंसर है एनोड। व्हाई? बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, बराबर, सिंपल। हेलो, इजंट इट क्लियर है क्या? पक्का? नाउ ये नॉर्मल से पॉइंट है जो हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेन 1 में एक ही बड़ा सा बैंड क्यों दिखाई दे रहा है? इसीलिए क्योंकि लेन 1 में अनडाइजेस्टेड डीएनए है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, है ना। सो ये रहा बेटा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब इसके बाद का जो पोर्शन आता है वो है बेटा क्लोनिंग वेक्टर वाला। क्या है बेटा? क्लोनिंग वेक्टर। तो अभी तक जो भी बातें हमने करी वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके डीएनए के टुकड़े तोड़ करके उनको आइसोलेट करने की, वो हमने कर लिया। अब जब भी हम लोग, है ना, जो डीएनए हमें मिले हैं उनको देखते हैं तो अब इन आइसोलेटेड जो टुकड़े हैं इनको हम एक पर्टिकुलर वेक्टर के साथ जोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया में या किसी भी होस्ट सेल में डायरेक्टली हमारा डीएनए जाएगा नहीं, इसीलिए हम लोग ऐसे प्लाज्मिड को, ऐसी चीज को उसको लगा देंगे, बांध देंगे, अटैच कर देंगे, है ना। अभी इसीलिए उसको वेक्टर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको हम लोग? व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर? बिकॉज इट कैन कैरी दैट डिजायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट। हेलो, इज इट क्लियर? क्लोनिंग वेक्टर क्या कह रहे हैं उसको? वेक्टर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जो जीन आपने आइसोलेट किया है वो बैक्टीरिया में जाना चाहिए, होस्ट में जाना चाहिए, तो वो ऐसा इजीली जाएगा नहीं, है ना। वो ऐसे ही डीएनए के साथ में अटैच करना पड़ेगा जो इजीली जाता है, जो वो आइडेंटिफाई करता है बैक्टीरिया या होस्ट सेल। ये क्लियर है क्या बच्चों? हेलो, आर यू क्लियर? यस बच्चों, इज इट क्लियर? अरे आवाज आ रही है आपको? आर यू गेटिंग द वॉइस? फिर से गया कि क्या? नहीं, इट्स देयर। आर यू गेटिंग वॉइस जश? यस सर। अच्छा, खुशी, थैंक यू खुशी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आप नोटिस करना है ना, नॉर्मली तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर वाला जो चीज है ना उसको आज बस आप लोग क्या करो, एनसीईआरटी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तक वाला पोर्शन पढ़ो, उसको सही ढंग से पढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है, और फिर उसको बेटा किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, मतलब इंट्रोड्यूसिंग इनटू द होस्ट,
ये सारी चीजों के बारे में बेटा हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस, ठीक है। तो उनको किस तरह से बेटा हम लोग होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। इवन हमें, ठीक है, पीसीआर टेक्निक के बारे में पढ़ना है, एम्प्लीफिकेशन कैसे करते हैं। इवन हमें एक बार फिर से बेटा हम लोगों को इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ना है, जो अभी मैंने मेंशन किया था, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, ये मेथड है। या आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस है, दिस प्रोसेसेस के बारे में बात करना है, बट उसके पहले हम सिर्फ टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन विल टॉक अबाउट ऑल द प्रोसेसेस। तो टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बेटा वेक्टर से ही आता है। तो हम लोग फ्रेश माइंड से ही वेक्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर बहुत सारे टाइप के हैं, बहुत सारी चीजें इसमें है बच्चों, तो इसलिए हम लोग फ्रेश माइंड से ही नेक्स्ट वीक में जब भी अपना लेक्चर होगा, मुझे लगता है ना वेडनेसडे कोई है ना लेक्चर होगा, तो बेटा उसमें हम लोग ये जो है क्या बोलते हैं वेक्टर्स, और उसके बाद में आइसोलेशन, कटिंग, एम्प्लीफिकेशन, इंसर्शन, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये 6 स्टेप हो गए तो चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। चैप्टर ही खत्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग बहुत आराम से इसको आप पढ़ो, बेस्ट वे है, इसको रीड करो, ठीक है। आज मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए हैं, वो क्वेश्चन भी बेटा आप सॉल्व करो इवोल्यूशन के, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आराम से करो, ठीक है। तो आज यहीं पे बेटा हम लोग रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सर आप वो जो एंजॉय। किसी को कुछ क्वेश्चन है सर क्या 3 बेटा? स्टेप्स टू आइडेंटिफाई, वो स्लाइड एक बार समझा सकते हैं? कुछ भी नहीं है उसमें, क्या प्रॉब्लम है बेटा? ये देखो किधर वो गया, ये है ना, यही ना। यस सर, सर वो सेकंड और थर्ड स्टेप मैंने सुना नहीं था। अच्छा, यहाँ देखो ये बहुत आसान है। जैसे ही आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया, आप क्या करोगे उसका? अ पीस ऑफ डीएनए कैन नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ, इसीलिए तो अभी हम लोग क्लोनिंग वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो यार अगर वो पीस ऑफ डीएनए जो आपने आइसोलेट किया है उसको बहुत सारी कॉपीज बनानी पड़ेगी, मल्टीपल कॉपीज, तो वो कहाँ पे होगा? वो एक पर्टिकुलर होस्ट में डालने के बाद में ही होगा, ठीक है। बराबर उसकी यस सर। प्रोजेनीज बनेगी, वो बैक्टीरिया की प्रोजेनीज बनेगी, धीरे 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 बेटा वो है ना जो है ना वो डीएनए इनहेरिट होता चला जाएगा और नई नई कॉपीज बनाता चला जाएगा, पक्का। यस सर। दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लो एक कॉटन प्लांट में कोई जीन डाल देते हो, अब वो बड़ा प्लांट, अब वो प्लांट बड़ा है, मतलब ये है कि आप किसी भी जीन को किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के ये नहीं बोल सकते कि हो गया काम, नहीं नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, उसमें इंट्रोड्यूस करना मतलब ये नहीं कि बस डाल देना है, ये चेक करना कि वहां जाकर के वो एक्सप्रेस होता है कि नहीं, वहां जाके वो अपनी कॉपीज बना भी पाता है कि नहीं, ये इसका ख्याल रखेंगे हम लोग, ठीक है। और तीसरा है कि मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तीसरी चीज है कि क्या वो डीएनए अभी तो फिलहाल एक्सप्रेस हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, बट क्या आने वाले जनरेशन में वो ट्रांसफर होता है कि नहीं? क्या वो मेंटेन रहता है कि बस एक ही जनरेशन में कार्यक्रम दिखाया, ठीक है, नाच नाच नाचा फिर थक गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड पास टू द कमिंग जनरेशंस, ठीक है। तो ये है बेसिक बेटा 3 स्टेप्स जिनका हम ख्याल रखते हैं। हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, ठीक है। यस। यहाँ पे कोई मैसेज दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं। चैप्टर छोटा सा ही है, ठीक है, बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, बट इसमें जो कंसेप्ट्स है उनको सही ढंग से पढ़ो, कंसेप्ट्स को समझो, बहुत जरूरी है। वंस यू अंडरस्टैंड यू कैन गिव द आंसर्स, क्लियर, ठीक है। थैंक यू।